हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर विलियन अर्थात सॉल्यूशन के बारे में निष्कर्ष करेंगे। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से सॉल्यूशन चैप्टर एक बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे परीक्षा में हर बार 5 या 2-3 नंबर के सवाल आते ही आते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग विलियन से निष्कर्ष करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रम घटित होते हैं वो एक बिलियन के रूप में घटित होते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग बिलियन की परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिश्रण बनाते हैं तो वह एक बिलियन बनता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जो आपस में अभिक्रिया न करें एक बिलियन कहलाता है। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। दोस्तों, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसका प्रत्येक घटक समान होता है, अर्थात इसे अलग अलग नहीं दिखाई देता है। यह हर एक दशा में एक जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, जब हम लोग विलियन बनाते हैं तो उसमें जो पदार्थ मिलाते हैं वे आपस में अभिक्रिया नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों अभिक्रिया करते हैं तो ये पदार्थ अभिक्रिया करने के पश्चात यौगिक बनाते हैं, न कि विलियन बनाते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जब हम लोग H2 गैस का रिएक्शन O2 गैस से कराते हैं तो यह अभिक्रिया करके H2O अर्थात के जल बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर जब अभिक्रिया हुआ तो यह विलियन बनने के बजाय यह एक यौगिक बन गया। अर्थात जब हम लोग विलियन बनाते हैं तो उसमें जो पदार्थ मिलाते हैं वे आपस में अभिक्रिया नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर अभिक्रिया करें तो ये एक यौगिक या और भी बना सकते हैं अलग पदार्थ या अमलगम बना सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। सोडियम और जल का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो वह अभिक्रिया करने के पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज करते हैं, जो कि यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही प्रबल क्षार है। दोस्तों, जब विलियन बनता है तो वो अभिक्रिया आपस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभिक्रिया किया तो वह विलियन बनाने के बजाय यौगिक बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विलियन में कितने कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग विलियन का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि चीनी प्लस जल को हम लोग जब घोलते हैं तो वह एक जलीय विलियन बनाते हैं, जो कि एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग नमक और जल का घोल बनाते हैं तो वह भी एक समांगी मिश्रण होता है। अर्थात आप जब नमक और जल को घोलेंगे तो उसमें नमक और जल अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो दोनों एक ही फॉर्म में घुल जाते हैं। अर्थात तो ये भी हो सकता है, आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि नमक और जल घुले ही तो घुले क्यों, क्योंकि जल जैसे ये मान लीजिए कि अगर ये H2 एक अणु है, ये बहुत सारे अणु हैं, ठीक इस प्रकार और भी होंगे। तो ये जो बीच बीच में गैप स्थान है दोस्तों, ये इन्हीं स्थानों के मध्य NaCl का अर्थात कि नमक का कण घुल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं जगह के में इसे अंतरा आणवीय अवकाश भी कहते हैं। इन्हीं के मध्य NaCl अर्थात जो भी हम लोग विलियन बनाते हैं ठीक इसी प्रकार से मतलब बनते हैं। जो एक पदार्थ का अणु होते हैं उनके बीच जो अंतरा परमाणुीय आकाश होते हैं उन्हीं के बीच दूसरे पदार्थ का अणु घुलते हैं। जब हम लोग विलियन बनाते हैं तो एक पदार्थ अधिकता में तथा दूसरी पदार्थ कम में लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग चीनी और नमक का ही विलियन बनाते हैं तो जल हमेशा अधिक मात्रा में होता है तथा चीनी हमेशा कम मात्रा में होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग नमक को जल में घोलते हैं तो जल हमेशा हम लोग अधिक मात्रा में लेते हैं तथा नमक हम लोग कम मात्रा में लेते हैं। तो दोस्तों, जो पदार्थ अधिक मात्रा में लेते हैं उसे हम लोग विलायक कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। और जो पदार्थ हम लोग कम मात्रा में लेते हैं या कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। दोस्तों, विलायक विलियन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है। अर्थात यह विलियन ठोस अवस्था में होगा या द्रव अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि अधिकता में उपस्थित होने के कारण वह विलियन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग विलायक और विलेय को विस्तृत रूप से देखते हैं। दोस्तों, विलायक वह पदार्थ होता है जो किसी विलियन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, या इसे यह भी कह सकते हैं कि विलियन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिकता में उपस्थित होता है। चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि चीनी और जल का घोल लेने पर
हमेशा हम लोग चीनी को कम मात्रा में व जल को अधिक मात्रा में लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जल हमेशा विलायक होगा और चीनी विलेय होगा, क्योंकि चीनी और जल को घुलने पर हमेशा जो विलयन बनता है वह एक द्रव अवस्था में होता है। क्योंकि यहाँ पर जल हमेशा द्रव अवस्था में होता है, तो इसे ये भी कह सकते हैं कि जल या विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। विलेय वह पदार्थ होता है जो किसी विलायक में घुल जाता है या विलयन में विलायक की अपेक्षा कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसे हम लोग विलेय कह सकते हैं। जैसे कि नमक और जल का घोल में नमक और जल का घोल में हमेशा नमक जो है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए हम लोग इसे विलेय भी कह सकते हैं। और जल हमेशा अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण इसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग विलयन की उनमें उपस्थित अवयवों के आधार पर उनके प्रकार देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन में उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर दोस्तों विलयन के प्रकार उसके अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग विलयन में उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर कर रहे हैं, और एक ये भी हो सकता है कि हम लोग विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर उसका वर्गीकरण करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार उनमें उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर। दोस्तों एक होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन से साफ है कि जिसमें दो घटक उपस्थित हों, जैसे कि नमक और जल का घोल, जैसे कि चीनी और जल का घोल। इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि दो ही घटक उपस्थित हैं, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि दो घटकों से युक्त विलयन को द्विअंगी विलयन कहा जा सकता है। उदाहरण जैसे कि चीनी और जल का घोल। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घटक चीनी है, दूसरा घटक जल है। तो यहाँ पर केवल दो ही घटक उपस्थित हैं, जैसे कि इथेनॉल का जल में विलयन। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक इथेनॉल घटक है और एक जल घटक है। इथेनॉल गांव की भाषा में कह सकते हैं कि शराब होता है। तो दोस्तों द्विअंगी विलयन वो विलयन होता है जिसमें कि दो ही घटक उपस्थित हों, अर्थात कि एक विलायक और एक विलेय उपस्थित हो। तो अब हम लोग देखते हैं एक होता है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन से स्पष्ट है कि वह विलयन जिसमें तीन घटक उपस्थित हो, जैसे कि NaCl और KCl का जल में विलयन, या ये भी कह सकते हैं कि चीनी और नमक का जल में विलयन। उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं, चीनी प्लस नमक का जल में विलयन। और ये भी हो सकता है कि पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस सोडियम क्लोराइड का जल में विलयन। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि एक घटक KCl सोडियम क्लोराइड है और दूसरा घटक एक घटक पोटेशियम क्लोराइड है और दूसरा घटक सोडियम क्लोराइड है तथा तीसरा घटक जल है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि तीन घटक उपस्थित है, तो हम लोग इसे त्रिअंगी विलयन कह सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा विलयन के प्रकार, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अर्थात भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि वह विलयन ठोस अवस्था में होगा अथवा गैसीय अवस्था में होगा अथवा द्रवीय अवस्था में होगा। तो दोस्तों गैसीय विलयन में ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी विलायक होगा वो गैस अवस्था में ही होगा, अर्थात गैसीय विलयन इसका भौतिक अवस्था गैस है तो विलायक हमेशा गैस में ही होगा। तो दोस्तों यदि विलेय गैस है तथा विलायक भी गैस है तो इसका सामान्य उदाहरण होगा नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण, जो कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। दोस्तों यदि विलेय द्रव है और विलायक गैस है तो इसका उदाहरण होगा क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि गैस द्रव विलयन, गैसीय द्रव विलयन।
दोस्तों तीसरा होता है विलेय ठोस तथा विलायक। यदि हम लोग गैस को लेंगे तो कपूर जो कि एक ठोस पदार्थ है का नाइट्रोजन गैस के साथ मिश्रण। दोस्तों इसे हम लोग ठोस गैस मिश्रण भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला होता है द्रवीय विलयन, अर्थात द्रवीय विलयन जो कि भौतिक अवस्था उसका द्रव है। तो ये आपको स्पष्ट रहना चाहिए कि विलायक हमेशा द्रव ही होगा। तो यदि विलेय हम लोग गैस तथा विलायक यदि द्रव लेते हैं तो इसका उदाहरण होगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जो कि जल में रहने वाले जीव जैसे कि मछली, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही अपना श्वसन तंत्र में उपयोग करते हैं। दोस्तों अगला होता है द्रव। यदि हम लोग विलेय को लेते हैं और यदि विलायक भी द्रव लेते हैं तो जल में घुला हुआ एथेनॉल, जो कि एथेनॉल भी एक विलेयन जो कि एथेनॉल भी एक द्रव अवस्था में होता है तथा जल भी एक द्रव अवस्था में होता है। इसे हम लोग द्रवीय द्रव विलयन भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला होता है ठोस द्रव विलयन। इसमें हम लोग द्रव यदि विलायक लें और यदि ठोस को हम लोग विलेय के रूप में लें तो ये हो सकता है जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज एक ठोस अवस्था में होता है और जल हमेशा विलायक द्रवीय अवस्था में होता है। ग्लूकोज हम लोग गर्मियों के दिन में एक ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों अगला होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि विलायक हमेशा ठोस अवस्था में होगा। यदि हम लोग विलेय को गैस अवस्था तथा विलायक को ठोस अवस्था में लें तो इसका उदाहरण होगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, जो कि पहले ठोस अवस्था में होता है तथा हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है। यहाँ पर पैलेडियम विलायक है तथा हाइड्रोजन विलेय है। दोस्तों यदि हम लोग विलेय को द्रव तथा विलायक को ठोस ले तो इसका उदाहरण होगा पारे का सोडियम के साथ अम्लगम, जो कि सोडियम एक ठोस अवस्था में होता है तथा पारा एक द्रव अवस्था में होता है। पारा एक धातु का अपवाद भी है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु होता है। इसे हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यदि हम लोग विलेय को ठोस तथा विलायक दोनों को ठोस ले तो इसका उदाहरण होगा मिश्र धातुएं, जैसे कि पीतल तथा कांसा, जो कि पीतल एक जिंक प्लस निकेल का मिश्रण होता है। तो दोस्तों हम लोग क्लास का यहीं पर अंत करते हैं। आई होप कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।